एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोगों ने देखा कि माइटोसिस किस तरह से ऑपरेट हो रहा है सेल साइकिल के अंदर, ओके। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस क्या होता है इस पर्टिकुलर माइटोसिस का। तो चलिए एक एक करके डिटेल में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीज़न का भी नाम दे देते हैं। उसका रीज़न ये है कि इस पर्टिकुलर डिवीज़न के अंदर जो प्लॉइडी होता है डॉटर सेल एंड मदर सेल का वो सेम रहता है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपके एनसीईआरटी में भी लिखा गया है कि माइटोसिस इज़ रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू डिप्लॉयड सेल, बट यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत से लोअर प्लांट्स होते हैं एंड एनिमल्स होते हैं जहाँ पे कि हैप्लॉइड सेल में भी आपको माइटोसिस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का अगर हम ग्रोथ के बारे में बात करें, जैसे कि प्लांट हो गए या फिर एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल, इनका अगर ग्रोथ हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस के वजह से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ माइटोसिस सेल रिपेयर प्रोसेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं एंड यहाँ पे जो प्लांट्स में कंटिन्यूस ग्रोथ हमें देखने को मिलता है उसके लिए भी माइटोसिस इम्पॉर्टेंट है। एंड जो सेल बन जाते हैं उसके बाद वो अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद वो पर्टिकुलर सेल डीजेनरेट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे बॉडी में न्यू सेल्स बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी या फिर हमारे जो बॉडी के एंटीबॉडीज़ होते हैं या फिर और भी बी सेल्स, टी सेल्स, ये सारे सेल का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है और वो लाइफ स्पैन कंप्लीट होने के बाद वो सेल डीजेनरेट हो जाते हैं। तो उसके बाद हमें न्यू सेल की ज़रूरत होती है, रिप्लेनिशमेंट की ज़रूरत होती है एंड उसके लिए हमें सेल डिवीज़न चाहिए एंड उसके लिए माइटोसिस ऑपरेट होता है। अब एक एक करके हम लोग बात करेंगे इसके सिग्निफिकेंस के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीज़न का भी नाम देते हैं। उसका रीज़न ये था कि अगर हम एक डिप्लॉयड सेल के बारे में बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर डिप्लॉयड सेल जब माइटोसिस के थ्रू अपना सेल डिवीज़न करेगा तो ये जैसे ही दो डॉटर सेल में कन्वर्ट होगा तो ये दोनों ही डॉटर सेल में इसका 2n ही रहता है, ओके। इसका मतलब इसका जो प्लॉइडी है मदर सेल का प्लॉइडी एंड यहाँ पे जो हमें डॉटर सेल मिल रहे हैं डॉटर सेल का प्लॉइडी, ये दोनों यहाँ पे आपको सेम नज़र आएंगे। इसका मतलब अगर मदर सेल के पास पहले 46 क्रोमोसोम हुआ करता था, अभी ये डॉटर सेल के पास भी टोटल 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे, मतलब दोनों इक्वल हैं। इसी वजह से माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीज़न का भी नाम दे देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो हम लोग जानते हैं सबसे पहला सेल होता है इनका जाइगोट। और जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है? अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो एक मेल गैमेट होता है, उसके साथ एक फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है। एक मेल गैमेट एंड एक फीमेल गैमेट फ्यूज़ होने के बाद फाइनली यहाँ पे एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और ये जो जाइगोट होता है हम लोग जानते हैं ये सिंगल सेल है, मतलब ये एक ही सेल रहता है। तो ये पर्टिकुलर जाइगोट किस तरह से पूरे एक एडल्ट ह्यूमन का फॉर्मेशन कर रहा होगा? डेफिनेटली यहाँ पे सेल का डिवीज़न हो रहा है। तो ये जाइगोट जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है तो एम्ब्रियो जनरली हम लोग बोलने लग जाते हैं 8 सेल स्टेज में, राइट। तो यहाँ पे जो 8 सेल स्टेज का फॉर्मेशन हो रहा है, एक सेल से 8 सेल का बनना, ये कैसे हो रहा होगा? ये भी सेल डिवीज़न प्रोसेस से हो रहा है। और यहाँ पे जो सेल डिवीज़न है, आप लोग ये चीज़ ध्यान देना कि जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, हम जानते हैं जाइगोट 2 गैमेट से मिल के बना है और ये जाइगोट यहाँ पे अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस के बारे में बात करें तो ये जाइगोट खुद डिप्लॉयड नेचर के होते हैं। तो ये जो डिप्लॉयड नेचर है, आगे चल के जो ह्यूमन बीइंग बनेगा, जो एडल्ट बनेगा, वो भी डिप्लॉयड होगा। इसका मतलब इस जाइगोट से जो एम्ब्रियो बना होगा या एम्ब्रियो से आगे जो भी स्टेजेस आएंगे वहाँ पे भी हमें प्लॉइडी वही डिप्लॉयड रखना ज़रूरी है। इसका मतलब अगर डिप्लॉयड से डिप्लॉयड बनाना होगा तो हम माइटोसिस ऑपरेट करेंगे। उसके बाद एम्ब्रियो के बाद यहाँ पे एक और स्टेज आता है, ब्लास्टोसिस्ट का स्टेज आता है, ओके। यहाँ पे भी आपको सेल्स बहुत ज़्यादा नंबर में इंक्रीज़ होता हुआ मिलेगा। इसके बाद फीटस का फॉर्मेशन होगा जिसमें कि जनरली 1.4 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और फीटस के बाद फाइनली हमें देखने को मिलेगा
एडल्ट ऑर्गेनिज्म जिसके पास जनरली 38 ट्रिलियन सेल्स इनके पास होता है। और ये जो एडल्ट है आप देख सकते हैं इतने सारे सेल्स यहाँ पे बन चुके हैं। पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत यहाँ जाइगोट से हुआ था, जाइगोट जो कि सिंगल सेल था, और इसी सिंगल सेल से हम 38 ट्रिलियन सेल्स बना रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न। और ये जो 38 ट्रिलियन सेल्स हैं इन सारे सेल डिप्लॉयड कंडीशन में रहते हैं। इसका मतलब जाइगोट जो कि खुद एक सेल था इसमें डिप्लॉयड था, ये आगे 38 ट्रिलियन सेल्स बना रहा है और सारे सेल्स डिप्लॉयड नेचर के हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे माइटोसिस हुआ होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल रिपेयर के बारे में, तो यहाँ पे किस तरह से माइटोसिस ऑपरेट हो रहा है देखते हैं। सेल रिपेयर इसको हम लोग अगर बोलें तो ये एक्चुअली बेटर होगा टिश्यू रिपेयर अगर हम इसको लिखें। ओके, तो किसी वजह से अगर आपको कोई चोट लग जाती है, चोट अगर लग गया या फिर मान लो ये आपका स्किन थोड़ा सा रप्चर हो गया, तो आप लोग ये देखते हैं कि कुछ टाइम बाद यहाँ पे क्या होता है, न्यू स्किन का बनना शुरू हो जाता है। एंड यहाँ पे धीरे धीरे करके ये जो स्किन पहले रप्चर हुआ था ये फिल हो जाता है। तो ये फिल कैसे होगा? डेफिनेटली इसके आसपास जो भी सेल्स प्रेजेंट होंगे ये डिवाइड किए होंगे, और डिवाइड करने के बाद ये पर्टिकुलर गैप जो फॉर्मेशन हो गया था उसको ये क्लोज किए होंगे। तो यहाँ पे आप खुद सोचिए, इस पर्टिकुलर गैप को क्लोज करने के लिए भी हमें क्या चाहिए? सेल डिवीज़न चाहिए। सेल डिवीज़न चाहिए, उसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ का जो प्लॉइडी है वो भी मेंटेन रखना पड़ेगा। तो प्लॉइडी मेंटेन रखने के लिए हमें कौन सा डिवीज़न चाहिए होता है? यहाँ पे हम माइटोसिस का यूज़ करते हैं। तो इस केस में भी क्या हो रहा है देखिए कि इस पर्टिकुलर गैप जो क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, इसके आसपास जो भी सेल्स प्रेजेंट हैं ये सेल क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद ये क्या होगा? ये जो गैप है ये फिलअप हो जाएगा या फिर टिश्यू रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें सेल रिप्लेनिशमेंट की, तो ये क्या होता है? अगर हम अपने बॉडी के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें बहुत सारे टाइप के सेल्स नज़र आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिवर सेल प्रेजेंट है हमारे पास, राइट? लिवर में जो सेल है उसको हम लोग लिवर सेल का नाम दे देते हैं। उसी तरह से यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे पास ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? बहुत सारे ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल के अलग अलग टाइप के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। तो ये जो सेल्स प्रेजेंट हैं, और भी कई सारे सेल्स होते हैं हमारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू में जो आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे स्केलेटल मसल के सेल्स होते हैं। सो ये जितने भी सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ब्लड सेल के बारे में ही हम बात करें तो ये जो आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, इनका एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है। स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होने का मतलब क्या है? एक कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद ये जो सेल्स होते हैं ये इनका डेथ हो जाता है। अगर आरबीसी के बारे में हम बात करें तो ये जनरली 120 डेज़ का रहता है, और 120 डेज़ के बाद ये क्या होते हैं? ये सेल खुद ही डिग्रेड हो जाते हैं। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए हमारे ब्लड में, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमारे ब्लड में टोटल आरबीसी यहाँ पे मान लीजिए 100 आरबीसी था, फॉर एग्जांपल, इतना कम तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा फिगर ले रही हूँ। तो मान लीजिए 100 आरबीसी था, 120 डेज़ बाद यहाँ इस 100 आरबीसी में से टोटल मान लीजिए 50 आरबीसी का यहाँ पे डेथ हो गया। तो अगर 50 आरबीसी का डेथ हो गया तो हमारे पास रिमेनिंग कितना रहा? 50 आरबीसी रहा। हम लोग जानते हैं आरबीसी का फंक्शन, हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। तो अगर आरबीसी 50% हो गया है यहाँ पे, तो सोच सकते हैं आप कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है उसमें कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो यहाँ पे हमें न्यू आरबीसी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो न्यू आरबीसीज है वो कैसे बनेगा? क्योंकि जो पुराने आरबीसी हैं वो अभी क्या हो चुके हैं? डिग्रेड हो चुके हैं। तो न्यू आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होगा? हमारे जो बोन्स होते हैं, बोन में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइड कर सकते हैं, और उन सेल्स का नाम हम क्या रखे हैं? स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि रैपिडली कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहेंगे। तो ये जब डिवाइड करेंगे, जैसे ही आरबीसी का नंबर कम हो गया, ये स्टेम सेल फिर से यहाँ पे 50 न्यू आरबीसी का फॉर्मेशन कर देगा, और ये 50 न्यू आरबीसी क्या हो जाएंगे? ब्लड स्ट्रीम में फिर से आ जाएंगे, और फिर से अगेन हमारा जो ब्लड स्ट्रीम में 100 आरबीसी जो कि नॉर्मली रहना चाहिए उतना रहेगा।
उसी तरह से अगर मैं और बात करूं सेल रिप्लेनिशमेंट की, तो आप लोग एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ओके, जब एक्सीडेंट होता है तो हमारे बॉडी में से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। मान लीजिए कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ तो क्या होगा, हमारे बॉडी में काफ़ी ज़्यादा ब्लड का लॉस होगा। अगर ब्लड का लॉस हुआ है तो डेफिनेटली ब्लड के साथ साथ ब्लड में जो भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन सेल्स का भी लॉस हुआ होगा। उन सेल्स में आप लोग जानते हैं आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और भी कई सारे प्लेटिलेट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स का न्यू मॉलिक्यूल बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये न्यू सेल कहाँ से बनता है, ये न्यू सेल्स बनेगा माइटोसिस से। मतलब स्टेम सेल जब न्यू सेल का फॉर्मेशन करेंगे तब भी माइटोसिस डिवीज़न के बाद ही ये फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट्स में कैसे माइटोसिस होता है, कहाँ पे माइटोसिस होता है देखते हैं। प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है वो कंटिन्यूअस ग्रोथ देखा जाता है इनमें, मतलब रेगुलरली यहाँ पे ग्रोथ होता है। तो ये जो प्लांट का ग्रोथ होता है ये एक्चुअली 2 टाइप के ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला ग्रोथ जिससे जहाँ पे हाइट में इंक्रीज होता है उसको हम नाम दे देते हैं प्राइमरी ग्रोथ, एंड दूसरा जहाँ पे कि गर्थ में इंक्रीज होता है और उनका जो डायमीटर है उसका इंक्रीज होता है उसको हम नाम दे देते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। और प्राइमरी ग्रोथ हम लोग जानते हैं कुछ एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल में कंटिन्यूअस ग्रोथ होने के वजह से यहाँ पे हमें प्राइमरी ग्रोथ देखने को मिलता है। नॉट ओनली एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ पे आपको और भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी देखने को मिलेगा जिसमें सेल का कंटिन्यूअस ग्रोथ या फिर सेल का कंटिन्यूअस डिवीज़न होने के वजह से आपको ग्रोथ देखने को मिलता है। तो ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो कि कोई भी प्लांट के टिप रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ये ग्रो कैसे करते हैं या फिर प्लांट अपना हाइट कैसे इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा होता है, सेल का डिवीज़न हो रहा होता है। और ये जो सेल का डिवीज़न होता है यहाँ भी हमें प्लॉइडी सेम रखना होता है, इसके वजह से यहाँ भी हमें माइटोसिस देखने को मिलेगा। उसी तरह से अगर सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है, सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो प्लांट्स का डायमीटर में इंक्रीज होना। मतलब जब आप लोग देखे होंगे एक बनियान ट्री को, जब ये छोटा प्लांट रहता है या फिर प्लांटलेट रहता है तब उसका जो डायमीटर होता है, उसके स्टेम का जो डायमीटर है ये काफ़ी छोटा रहता है। उसमें धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, आप 5 साल 10 साल बाद अगर उसको देखो तो उसके डायमीटर में आपको काफ़ी ज़्यादा बदलाव नज़र आएगा, काफ़ी इंक्रीज़ हुआ होगा उसका डायमीटर। उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ का नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो डायमीटर का इंक्रीज़ हो रहा है ये भी कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, ये भी सेल डिवीज़न करके ही इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पे भी हमें माइटोसिस देखने को मिलता है। सो ये था ऐसे माइटोसिस का सिग्निफिकेंस, और यहाँ पे हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा कि माइटोसिस का क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है। सो होप कि आपको ये जो टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस समझ में आया होगा। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो नीट एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम्स है, आपके थियोरेटिकल एग्ज़ाम्स हैं, इसमें भी आपसे कई बार इस माइटोसिस के सिग्निफिकेंस से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे मेयोसिस के बारे में। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपडेट।